अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। रोजमर्रा की जिंदगी में हम मेमोरी का भी यूज करते हैं और फॉरगेटिंग टर्म का भी यूज करते हैं। तो आज हम इसकी डेप्थ तक जाएंगे कि रियलिटी में मेमोरी क्या है और फॉरगेटिंग क्या है। मेमोरी यानी कि जिसे हम स्मृति भी बोलते हैं, एक ऐसा जनरल टर्म है जिससे तात्पर्य है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्रेन में कलेक्ट करके रखने की एबिलिटी से। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्रेन में कलेक्ट करके रखने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व अनुभवों को अपने ब्रेन में या मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखते हैं। इसे हम मेमोरी कहेंगे। ठीक है। मेमोरी को हम ये भी बोल सकते हैं कि मेमोरी एक ऐसा कॉग्निटिव सिस्टम है जिसके सहारे हम सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं या स्टोर करते हैं तथा उनको रिट्रीव करते हैं। ठीक है। एक ऐसा कॉग्निटिव सिस्टम है जिसके सहारे हम सूचनाओं को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको रिट्रीव करते हैं। इसे ही हम मेमोरी कहेंगे। मेमोरी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम इनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं और जरूरत पड़ने पे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं। हम यही तो करते हैं ना मेमोरी में। इनकोड करेंगे, हम स्टोर करके रखते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पर। और मेमोरी एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्रेन में या अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं मेमोरी की, पर यहाँ पे मैं आपको लेमैन और बटरफील्ड के द्वारा जो एक डेफिनेशन दी गई थी उसको बता रही हूँ। मेमोरी वो क्षमता है जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए सूचनाओं को मेंटेन कर पाते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं। एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है। स्मृति का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि जो धनात्मक पक्ष है, उससे तात्पर्य है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करने की क्षमता। जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद कर पा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट। और जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उसे याद करने में असमर्थ हैं, तो ये है हमारा निगेटिव एस्पेक्ट। तो फिर स्मृति का जो धनात्मक पक्ष है यानी कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो कहलाएगा क्या? रिमेम्बरिंग। और जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या कहलाएगा? हमारा फॉरगेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेस की या इसके स्टेजेस की। स्मृति की का जो प्रोसेस है उसमें तीन प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल होती हैं या तीन प्रमुख एलिमेंट्स आते हैं जिसके द्वारा जो व्यक्ति है सूचनाओं को संचित करता है यानी कि स्टोर करता है और साथ ही साथ उसको जरूरत पड़ने पे रिट्रीव कर पाता है यानी कि रिकॉल कर पाता है। और ये तीन एलिमेंट कौन से हैं? इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल यानी कि रिकॉल या रिकॉग्निशन। इनकोडिंग जो है हमारा वो पहली स्टेज होती है, पहली अवस्था है इनकोडिंग यानी कि जिसको हम कहेंगे हिंदी में कूट संकेतन। इसे हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी सूचना या इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। सबसे पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और एक निश्चित रूप में कोड के रूप में अपने नर्वस सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। पहले हमने पहला जो स्टेज है इनकोडिंग का, इसमें हमने क्या किया? किसी इंफॉर्मेशन को पहले परसीव किया, फिर उसे एक निश्चित रूप में या कोड के रूप में अपने नर्वस सिस्टम में क्या कर लिया? स्टोर करके रख लिया। और ये जो इनकोडिंग है वो दो टाइप की होती है। पहली है एफर्टफुल इनकोडिंग और दूसरी होती है ऑटोमेटिक इनकोडिंग। एफर्टफुल इनकोडिंग यानी कि प्रयास युक्त कूट संकेतन और ऑटोमेटिक इनकोडिंग यानी कि अविवेचित कूट संकेतन।
एफर्टफुल इनकोडिंग यानी कि बहुत किसी सूचना को या किसी पाठ को, ठीक है, या किसी और बात को बहुत प्रयास करके जब हम स्मृति में लाते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एफर्टफुल इनकोडिंग। ठीक है, लेकिन जब हम ऑटोमेटिक इनकोडिंग की बात कर रहे हैं, अविवेचित इनपुट संकेतन की बात कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या होता है, सूचनाओं को बिना किसी प्रयास के ही हम आसानी से इसे स्मृति में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी फिल्म का नाम पूछें तो फटाफट बता दोगे, कोई गाना हमें जल्दी से याद हो जाता है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक इनकोडिंग। पर वहीं जब किसी लेसन को याद करना पड़ता है तो हमें बहुत एफर्ट देना पड़ता है, ये क्या है, एफर्टफुल इनकोडिंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो हमारी दूसरी अवस्था है वो कहलाएगी स्टोरेज यानी कि संचयन। इसमें कूट संकेतन द्वारा या इसमें इनकोडिंग द्वारा जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम कुछ समय के लिए स्टोर यानी कि संचित रख पाते हैं, ये हमारा कहलाता है स्टोरेज। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए हम इसको संचित रख पाते हैं। फिर आता है जो थर्ड स्टेज है, जो तीसरी अवस्था है, वो है रिट्राइवल की यानी कि पुनः प्राप्ति की। ये तब उत्पन्न होती है जब संचित सूचनाएं यानी कि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का रिकॉल या खोज की जाती है। जैसे हमने आपसे पूछा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने फटाफट फटाफट आपका दिमाग में खोजबीन चालू हुई और रिट्राइवल हुआ, तब आप नाम बता दोगे हमें। ठीक है, हमने कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर, तो आपका रिट्राइवल प्रोसेस काम किया, खोजबीन आपकी दिमाग में शुरू हुई और आपने हमें नाम बता दिया। ठीक है, तो ये तब उत्पन्न होती है जब स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का रिकॉल या उसको खोजा जाता है। इस अवस्था को हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं। इस अवस्था में आवश्यकता अनुसार व्यक्ति स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की खोज करता है। अब हमने आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी सिर्फ वही तो नहीं होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होती है, और जब हम आपसे कुछ पूछते हैं तो आप मुझे हमें वो बता देते हो, ये है रिट्राइवल। तो सबसे पहली अवस्था इनकोडिंग हो गई, जब जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हम परसीव कर रहे हैं उसको हम एक कोड में स्टोर करके रख रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम में। स्टोरेज में क्या है, ये सेकंड स्टेज है, इसमें हम सूचनाओं को कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए स्टोर करके रखते हैं। रिट्राइवल क्या है, पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन से अपनी मतलब की चीजें ढूंढना, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को ढूंढना रिट्राइवल है। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, इनमें से किसी भी स्टेज पे अगर प्रॉब्लम डेवलप होगी तो क्या डेवलप हो जाएगा, फॉरगेटिंग। ठीक है, फॉरगेटिंग कई चीजों की वजह से डेवलप होती है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से या अमनीशिया या मेमोरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी फॉरगेटिंग डेवलप हो जाती है। पर अगर इनकोडिंग में प्रॉब्लम डेवलप हुई या स्टोरेज में या रिट्राइवल में, तो भी फॉरगेटिंग डेवलप हो जाएगी। इन तीनों में से किसी भी स्टेप पे अगर प्रॉब्लम डेवलप होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो फॉरगेटिंग होगी, हम उस चीज को याद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की, कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, मेमोरी के मेन मुख्यतः 3 प्रकार हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है ये 2 प्रकार की होती है, आइकोनिक और इकोहिक मेमोरी। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे हम वर्किंग मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं, और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एपिसोडिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी, और वहीं इम्प्लिसिट मेमोरी को हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की। सेंसरी मेमोरी, इसको हम सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं, सबसे पहली मेमोरी है, सबसे पहला स्टेप है समझ लीजिए मेमोरी का। अगर सेंसरी मेमोरी में नहीं गई तो एसटीएम में नहीं जा पाएगी, और एसटीएम में नहीं गई तो एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाएगी हमारी इंफॉर्मेशन। तो जो हमारी सेंसरी मेमोरी है इसे हम सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें सूचनाओं को यानी कि इंफॉर्मेशन को हम थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए स्टोर करके रख पाते हैं। ठीक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए स्टोर करके रख पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेंसरी मेमोरी है वो 2 टाइप की है, इकोनिक और आइकोहिक मेमोरी। ठीक है, आइकोनिक मेमोरी और इकोहिक मेमोरी। तो जो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे क्राउडर, उन्होंने बताया था
कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी है, इसमें जो विजुअल इमेजेस होती हैं, इनको हम 1 सेकंड के एक पार्ट, तथा जो हमारे इकोहिक मेमोरी होती है उसको हम 2 सेकंड तक के लिए स्टोर रख पाते हैं। आइकोनिक मेमोरी को हम 1 सेकंड के लिए और इकोहिक मेमोरी को हम 2 सेकंड के लिए स्टोर करके रख पाते हैं। आइकोनिक मेमोरी क्या है? विजुअल सेंसरी मेमोरी, जिसको हम आंखों से देख पाते हैं, वो हमारी आइकोनिक मेमोरी हो गई। इकोहिक मेमोरी जिसे हम कानों से सुनते हैं, ठीक है, ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी हमारी, यानी कि ठीक है, उसे हम इकोहिक मेमोरी कहेंगे। आइकोनिक आंखों से देख रहे हैं, विजुअल सेंसरी मेमोरी, ठीक है, इसे हम 1 सेकंड के लिए रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू क्राउडर। और इकोहिक मेमोरी ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, जिसको हम कानों से सुन पाते हैं, इसको हम 2 सेकंड के लिए ही स्टोर करके रख पाते हैं। तो ये हमारा हो गया सेंसरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक ही स्टोर करके रख पाते हैं। सबकी जो टाइम है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम इंफॉर्मेशन को 20 से 30 सेकंड तक ही स्टोर करके रख पाते हैं। इसको हम इमीडिएट मेमोरी, एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, और विलियम जेम्स ने इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते थे, जैसे मैंने बताया ना, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, और विलियम जेम्स ने इसको क्या कहा है? प्राइमरी मेमोरी। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस पे किए थे, विलियम जेम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और बहुत सारी इसके बारे में चीजें बताई थी कि जो वर्किंग मेमोरी होती है वो वर्क बेंच है कॉन्शियसनेस की, ठीक है। वर्किंग मेमोरी इज द वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चलन स्मृति को चेतन यानी कॉन्शियसनेस, जिसको हम जान पा रहे हैं, उसका वर्क बेंच कहा गया है। अब इन्होंने बताया था कि जो वर्किंग मेमोरी है, इसका जो टाइम इंटरवल है, बिना कोई भी रिहर्सल किए बिना ही 20 से 30 सेकंड का होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जहां तक बात है कि इसका साइज कितना होता है, साइज की बात करें तो उन्होंने बताया था कि जो वर्किंग मेमोरी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 7 + -2, 7 + -2, ठीक है, यानी कि इसको मैजिकल नंबर भी बोला गया है, ठीक है। अब मैजिकल नंबर किसने बोला था? मिलर ने बोला था। उन्होंने बताया था कि जो वर्किंग मेमोरी है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 7 + -2 की होती है, और उन्होंने कहा था कि इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाने का तरीका उन्होंने बताया था चंकिंग के थ्रू। चंकिंग क्या होती है? अब चंकिंग में क्या करते हैं हम, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कई तरह की सूचनाओं को हम एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में या चंक के रूप में संगठित कर देते हैं, एक ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि मोबाइल नंबर जैसे हम याद करते हैं, पहले 3 नंबर याद करते हैं, फिर 4 नंबर याद करते हैं, फिर 3 नंबर याद कर लेते हैं, ऐसे करके जब हम याद करते हैं तो ये क्या हुआ? चंकिंग, ठीक है, कुछ इंडिकेशन के थ्रू चीजों को याद करना, ये हो गया हमारा चंकिंग मेथड। तो उन्होंने कहा था कि चंकिंग मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये भी बताया गया था इसमें कि अगर 7 + -2, जैसा कि बताया गया कि मैजिकल नंबर है, ये साइज होता है वर्किंग मेमोरी का, अगर इस संख्या से ज्यादा संख्याएं, 7 + -2 जो कि है बताया है इन्होंने कैपेसिटी, अगर इस संख्या से ज्यादा सूचनाएं वर्किंग मेमोरी में एंटर कर जाती हैं तो क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो ओवरलोडेड हो जाती है, और नई सूचना के प्रवेश होने से, नई सूचना जब ब्रेन में इंटर करती है तो जो पुरानी सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला था। ये ऑलरेडी ब्रेन में बहुत सारी 7 + -2 की इन्होंने कैपेसिटी बताई कि 7 आइटम, उसमें से 2 बढ़ सकते हैं और 2 घट भी सकते हैं, ये उन्होंने कैपेसिटी बताई। उन्होंने कहा कि अगर इससे ज्यादा सूचना हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं तो उससे क्या होता है, नई सूचनाओं की वजह से जो हमारी पुरानी सूचनाएं हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन है, वो डिस्प्लेस हो जाएंगी, आगे बढ़ाओ किसी चीज को तो वो गायब हो जाएंगी और नई सूचनाएं उनकी जगह ले लेती हैं। ये हमारा है वर्किंग मेमोरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, अच्छा हम इसमें एक चीज और बता दें, वर्किंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही शॉर्ट टर्म मेमोरी को लेकर ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें सीरियल पोजीशन कर्व की बात की गई थी।
इस कर्व से पता चलता था कि सूची, जो भी हम आइटम याद करते हैं, एक लिस्ट, हम जो भी एक अगर हम लिस्ट दें, एक लिस्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें बताया गया था कि एक सीरियल पोजीशन कर्व बताया बना था उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको एक लिस्ट दी गई थी और फिर एक कर्व बनाया गया था जिसे सीरियल पोजीशन कर्व कहा गया था। उन्होंने बताया था कि अगर हम इस कर्व को देखें तो इस कर्व से पता चलता है कि जो लिस्ट के ऊपरी आइटम्स होते हैं, ऊपरी भाग, जो ऊपर के जो आइटम्स होते हैं और जो नीचे भाग के जो आइटम्स होते हैं, उनका जो रिकॉल होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मैंने आपको लर्निंग में भी बताया था, है ना? उसमें कहा गया था जो ऊपर की, जैसे शुरुआत के जो आइटम्स होते हैं उनका जो रिकॉल होता है उसको कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और जो निचली भागों के आइटम्स का रिकॉल होता है उसे कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट। अंतिम भागों में जो भी आइटम्स होते हैं वो वर्किंग मेमोरी में होते हैं और प्राइमेसी इफेक्ट की वजह से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि जो अंतिम भाग है, जो मतलब लास्ट भाग है, यानी कि रिसेंसी इफेक्ट है, वो वर्किंग मेमोरी में रहेगा, और जो प्राइमेसी इफेक्ट है उसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अस्तित्व का पता चलता है। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने देखा होगा कि जो आइटम लिस्ट थी उसमें लोगों ने, या जो हमारे प्रयोज्य थे, सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, शुरुआत के वर्ड्स को याद रखा और लास्ट के वर्ड को याद रखा, बीच के वर्ड्स वो भूल गए। तो जो शुरुआत के वर्ड जो उन्होंने याद रखे उसको कहा गया प्राइमेसी इफेक्ट। ठीक है, और जो लास्ट के वर्ड उन्होंने याद रखे उसको कहा गया रिसेंसी इफेक्ट, यानी कि नवीनता प्रभाव उत्पन्न होने के कारण ये आइटम हमें याद रहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ, जिसको हम दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी से तात्पर्य है कि ऐसी स्मृति संचयन से जिसमें सूचनाओं को कम से कम 30 सेकेंड से अधिक अवधि के लिए हम स्टोर करके रखते हैं। ऐसा मेमोरी स्टोरेज जिसमें हम इंफॉर्मेशन को 30 सेकेंड से अधिक अवधि के लिए स्टोर करके रखते हैं, और इसकी अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं होती, क्योंकि 100 वर्ष का व्यक्ति भी अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरीके से बता सकता है। ये क्या एग्जाम्पल हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी का, और विलियम जेम्स ने इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा है। इसको हम इनएक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स की। लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो टाइप्स हैं इसको बेसिकली दो मेन पार्ट में बांटा गया है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि स्पष्ट, बिल्कुल डिक्लेरेटिव मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी यानी कि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि अस्पष्ट मेमोरी, अस्पष्ट स्मृति। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है हमारी एक ऐसी स्मृति है जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने कॉन्शियसनेस में ले आता है। ठीक है, बहुत ही आराम से अपने कॉन्शियसनेस में ले आता है और वर्बली उसके बारे में बता पाता है। इसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि घोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं। और वही जो हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी की, तो ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें ऐसी सूचनाएं स्टोर होती हैं जिन्हें व्यक्ति आसानी से वर्ड यानी कि शब्दों के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसे प्रोसीजरल मेमोरी भी कहा गया है। ठीक है, और क्योंकि इस स्मृति में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज पे बेस्ड होती हैं, जिन्हें अब जैसे हम कहें कि आटा गूंथना आता है, तो आता तो है पर कैसे गूंथते हैं इसको हम, एक स्किल है, ये प्रोसीजर है। साइकिल चलाना आता है पर हम इसे करके दिखा सकते हैं, इसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि जिसको हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी कहलाएगी, यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी जिसमें एक प्रोसीजर शामिल होता है। अब बात करें हम एक्सप्लिसिट मेमोरी की, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी जैसा मैंने बताया कि जिसको आप आसानी से शब्दों में व्यक्त कर पाते हो, आसानी से अपने कॉन्शियस में ला पाते हो। एक्सप्लिसिट मेमोरी दो टाइप की होती है, एपिसोडिक मेमोरी यानी कि प्रासंगिक मेमोरी, और सिमेंटिक मेमोरी यानी कि अर्थगत स्मृति। अब एपिसोडिक मेमोरी यानी कि जो हमारी प्रासंगिक स्मृति है, इसमें ऐसी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो अस्थायी, अनस्टेबल
फॉर्म में व्यक्ति के साथ कभी घटित हुई हों, यानी कि इंसान के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। अतः ऐसी सूचनाओं द्वारा यह पता चलता है कि व्यक्तिगत घटनाएं कब और कहाँ घटित हुई हैं। एक तरीके से समझ लो मेंटल डायरी इंसान की। 10 वर्ष की आयु में आपके साथ कोई घटना घटी हो, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया हो अचानक से, आप गिर गए हों, कोई दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं एपिसोड के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। इसको हम मेंटल डायरी भी कहते हैं। आप इसे मेंटल डायरी के रूप में याद करो। और वही जब सिमेंटिक की बात करते हैं, सिमेंटिक मेमोरी की, तो इसे जनरल नॉलेज की मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हमारी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, इसलिए इसे मेंटल डिक्शनरी कहा गया है या इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे न्यू दिल्ली। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप फटाफट बता दोगे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये सब जो है वो क्या है, सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है, आपके साथ जो एपिसोड घटे होते हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके एपिसोडिक मेमोरी कहलाएंगे। और सिमेंटिक मेमोरी क्या है, आपकी जनरल नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया जिसे कहा गया है। ठीक है। और जो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी है, उसके लिए कौन से पार्ट ब्रेन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्पोरल लोब, हिपोकैम्पस और फ्रंटल लोब। और वही जो हमारी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, उसके लिए सेरेब्रम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ब्रेन का पार्ट है। तो अब हमने सारी मेमोरीज पढ़ ली हैं। तो अब हम बात करें, तो जो हमारा सेंसरी इनपुट है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेंसरी मेमोरी में। ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जब यहाँ पे रिहर्सल अच्छे से होती है तो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। और कई बार वो फिर से लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है। और जब वहां फिर से रिहर्सल होती है तो वो जाके परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी किसी भी स्टेज पे, तो वो क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरी की, कि हमारी रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी क्या होती है। रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस की अगर बात करें, जो हमारा मेमोरी प्रोसीजर होता है, यानी कि रचनात्मक प्रक्रिया की, तो कई साइकोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा मतभेद रहा है कि कंस्ट्रक्टिव होती है या रिप्रोडक्टिव होती है। ठीक है। रचनात्मक होती है या पुनरुत्पादक होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है या रिप्रोडक्टिव होती है। तो जो हमारी रिप्रोडक्टिव मेमोरी के प्रबल समर्थक थे वो थे एबिंगहॉस। उनके अनुसार हम जो भी विषय या पाठ याद करते हैं या सीखते हैं या धारण करते हैं, रिकॉल करते हैं, हम उसका एज इट इज रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा था, एबिंगहॉस ने क्या कहा था, हम जो भी चीजें याद करते हैं हम उसे एज इट इज रिकॉल कर पाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन, जैसा आपने पढ़ा वैसे का वैसा ही सुना दिया। पर फिर आए बार्टलेट। बार्टलेट ने बोला कि ऐसा नहीं होता। बार्टलेट एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एबिंगहॉस का जो व्यू पॉइंट था उसको रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि जो स्मृति होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पहले सीखे गए जो भी उसने पहले टास्क सीखे हैं या लेसन सीखे हैं उसको एज इट इज रिकॉल ना करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करता है। ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए बार्टलेट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने ग्राफ ग्राफ या स्टोरी टेलिंग जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने स्टोरी टेलिंग जैसे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि थोड़े थोड़े समय के बाद जो भी ओरिजिनल स्टोरी होती थी उसमें चेंजेस आ जाता था। ऐसे ही उन्होंने चित्र आरेखन यानी कि पिक्चर ग्राफिकल मेथड यूज किया। उसमें भी उन्होंने देखा कि जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट को एक आउल बनाने का को दिखाया था, एक आउल का चित्र दिखाया था और उसको देखकर उसको हटा लिया गया था। ठीक है। उसे अपनी सिर्फ मेमोरी के बेस पे उसको ड्रॉ करना था, मतलब उस पिक्चर को ड्रॉ करना था। फिर उन्हें क्या देखा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एक पेज से लास्ट पेज तक पहुंचते पहुंचते वो जो आउल का जो मेमोरी थी वो बदल के कैट हो गई। ठीक है। और डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यही करते हैं ना, एज इट इज तो हम किसी चीज को याद रख नहीं पाते हैं। हमने आपको जो चीज बताई, आप अपनी फ्रेंड को जब बताओगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और वैसे ही जब आपकी फ्रेंड किसी तीसरे को बताएगी तो उसमें और चेंजेस हो जाएंगे।
तो कहते हैं ना, बात पहुंचते पहुंचते क्या से क्या हो गई, तो इसी को कहते हैं मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जो अपने आप में चीजों को बनाती है। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है मेमोरी में, वो आता कैसे है? मेमोरी में जो कंस्ट्रक्शन है वो डिस्टॉर्शन की वजह से भी आता है। ठीक है, और कई बार तो इसकी वजह होती है स्कीमा या स्क्रिप्ट्स। स्कीमा क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, पूर्व कथन करते हैं, अजम्पशन बना लेते हैं। ठीक है, या अपनी अनुभूतियों या अपनी नॉलेज के बेस पे एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसे व्यक्ति अपने मन में डेवलप करके रख लेता है। ठीक है, हमने पहले से ही किसी के घर जाने से पहले सोच लिया कि वो ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि उसके बारे में हमें ऐसे ऐसे सुनने को मिला। तो ये क्या हुआ? स्कीमा। और स्कीमा का प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारी स्मृति की जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 जो स्टेजेस होती हैं, एन्कोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, उस पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है और इसमें डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है। तो पहला तो होता है स्कीमा की वजह से, जो हम स्टोरी टेलिंग में बहुत यूज करते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्टिव इसलिए भी होती है क्योंकि मेमोरी में डिस्टॉर्शन डेवलप होने का एक कारण होता है मोटिवेशन। कई बार होता है कि जो पर्सन होता है या व्यक्ति होता है, जब किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या बहुत ज़्यादा नापसंद करता है, तो वो अपनी स्मृति के अनुरूप भी उसमें चेंजेस कर लेता है। कई बार होता है कि आपके सामने किसी इंसान ने बहुत अच्छा किया, पर आप उसे पसंद नहीं करते हो, तो आप कहोगे नहीं, नहीं उसने बहुत ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आप कहोगे नहीं, नहीं उसने बहुत अच्छा पसंद किया, अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो इससे क्या होगा? मेमोरी आपकी क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव हो गई ना मेमोरी। और आपने क्या किया? अपनी इन्फॉर्मेशन में अपने ही अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेमोरी के रिकंस्ट्रक्शन में जिम्मेदार होते हैं। इवेंट की डिटेल कई बार ऐसी होती हैं जो हमें मेमोरी, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी होती है वो रिकंस्ट्रक्टिव हो जाती है। स्कीमा और स्क्रिप्ट हमने आपको बता ही दी। पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन, कई बार जो हमें इवेंट के घटने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी वजह से भी क्या होता है? मेमोरी में रिकंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा मेमोरी। अब हम बात करते हैं फॉरगेटिंग की। फॉरगेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेमोरी है उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है फॉरगेटिंग। और जो गेल्डार्ड थे, इन्होंने भी फॉरगेटिंग को एक नेगेटिव मेमोरी बोला है। फॉरगेटिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति पहले सीखे गए एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को या पाठ को रिकॉल करने या रिकॉग्नाइज करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, पहले सीखे गए पास्ट एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर में रिकॉल करने की जो इनएबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड द फॉरगेटिंग। यही तो फॉरगेटिंग है ना। और इस इनएबिलिटी का जो कारण है वो क्या है? मेमोरी ट्रेसेस का खत्म हो जाना। जब हमारी मेमोरी ट्रेसेस, जब हम खूब याद करते हैं, खूब रोड लर्निंग करते हैं, ओवर लर्निंग करते हैं, उससे क्या होता है? हमारे दिमाग में मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। कई बार तो फिगर्स भी याद आते हैं ना, मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। लेकिन कई बार होता है ये जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉरगेटिंग डेवलप हो जाती है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमारा फॉरगेटिंग होती है, ठीक है, फॉरगेटिंग पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फॉरगेटिंग है, पहली चीज तो है कि मेमोरी ट्रेसेस के खत्म हो जाने की वजह से हुई, या रिट्रीवल क्यूज की एब्सेंस की वजह से हमारे अंदर फॉरगेटिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, फॉरगेटिंग किस किस वजह से हुई? रिट्रीवल क्यूज की एब्सेंस की वजह से और मेमोरी ट्रेसेस की खत्म होने की वजह से फॉरगेटिंग डेवलप हो गई। जब फॉरगेटिंग का कारण, जब फॉरगेटिंग का जो कॉज है मेमोरी ट्रेसेस का खत्म हो जाना होता है, तो इसे कहते हैं ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। यानी कि मेमोरी ट्रेसेस खत्म हो गए ना, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। और जब फॉरगेटिंग का जो रीजन है वो क्या है? हमारा एप्रोप्रिएट क्यूज का खत्म हो जाना होता है, तो इसे क्या कहेंगे? क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। मतलब कि स्पेसिफिक क्यू जो थे जिसकी वजह से हम चीजों को याद रख पा रहे थे, उसकी वजह से उसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, वो लॉस्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड द क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। फिर है एबिंगहॉस ने
जैसे कि लर्निंग में बहुत काम किया था, वैसे ही इन्होंने मेमोरी और फॉरगेटिंग में भी बहुत सारा काम किया, बहुत योगदान दिया अपना। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे बताया और इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया, जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहा गया या एबिंगहॉस कर्व कहा गया था। और इस कर्व से पता चलता था कि किसी भी ओरिजिनल टास्क या लेसन को सीखने के तुरंत बाद, ठीक है, किसी भी पाठ या किसी भी ओरिजिनल टास्क को सीखने के तुरंत बाद जो फॉरगेटिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो फॉरगेटिंग स्पीड होती है वो स्लो होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ फॉरगेटिंग की, कि क्या क्या कॉज है फॉरगेटिंग के। तो इनकोडिंग फेलियर है, कंसोलिडेशन फेलियर है, रिट्राइवल फेलियर, डिले या डिके, इंटरफेरेंस और इनहिबिशन, और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। इनकोडिंग फेलियर की हम बात करें, यानी कि विस्मरण का कारण क्या है? सूचनाओं के कूट संकेतन का या इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग का ठीक ढंग से नहीं होना। जिस भी इंफॉर्मेशन को हमने इनकोड किया है उसको हमने प्रॉपरली इनकोड नहीं कर पाया, और जब इस सूचनाओं या इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपरली इनकोड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ऐसी सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर नहीं कर पाएंगी और फॉरगेटिंग डेवलप हो जाएगी। दूसरा है हमारा कंसोलिडेशन फेलियर। कंसोलिडेशन फेलियर की वजह से भी हमारी फॉरगेटिंग डेवलप होती है। कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके माध्यम से जो इनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो मेमोरी में स्टोर होती है, और जब किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से इंफॉर्मेशन का ठीक ढंग से कंसोलिडेशन नहीं हो पाता तो इससे क्या होता है? जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर नहीं कर पाती। ठीक है। रिट्राइवल फेलियर क्या है? रिट्राइवल फेलियर क्या है कि जब व्यक्ति कई बार यह कहते हुए पाया जाता है कि वे निश्चित रूप से उसको जानता है परंतु याद नहीं आ रहा कि क्या था। कहते हैं ना कई बार हम लोग, याद पता है मुझे पर याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा क्या है ये, तो इसको कहते हैं रिट्राइवल फेलियर। आपके दिमाग में तो है, स्टोर है, पर आप उसको प्रॉपरली रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। इसी को तुलविंग ने कहा था, या तुलविंग ने यही बताया था, इसको बताते हुए कहा था कि ऐसी सूचनाएं लॉन्ग टाइम मेमोरी में तो स्टोर होती हैं परंतु व्यक्ति उसे पहचान कर भी रिकॉल या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन जब कुछ क्यूज दिए जाते हैं, जैसे हमने तुम्हें कुछ हिंट दे दी तो तुम याद कर लोगे। इसको ब्राउन और मैकेनिल ने कहा था, ब्राउन और मैकेनिल, BROWN, ब्राउन एंड मैकेनिल, MENEIL, मैकेनिल ने इसे टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, TOT फिनोमिना, कि जीभ पे होता है पर याद नहीं आता, टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, पर जब हम कुछ क्यूज देते हैं तो हमें याद आ जाता है। ठीक है। अब डिके थ्योरी इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आगे चल के जब आप थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें डिके, इंटरफेरेंस और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की बात की है, तो भी शॉर्ट में बताती हूँ। डिके थ्योरी में क्या होता है? डिके थ्योरी क्लासिकल थ्योरी है, या डिके जब हम किसी चीज को ज्यादा देर तक यूज नहीं करते, आपने याद तो कर लिया बहुत पर एक साल तक आपने उसका रिवाइज नहीं किया, यूज नहीं किया, तो इसे क्या कहेंगे? डिके हो जाना, जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो लॉस्ट हो गए। ठीक है। इंटरफियरेंस और इनहिबिशन में क्या हुआ? इंटरफियरेंस और इनहिबिशन में ये होता है कि आपने कोई चीज याद की, लेकिन याद करने के बाद आपने फिर से कुछ और याद किया, तो इससे क्या हो गया? ये दो तरह के मेमोरी ट्रेसेस आपके माइंड में बन गए और वो एक दूसरे को जब रिकॉल करने की बारी आई या रिट्राइविंग की बारी आई तो एक दूसरे को इंटरफेयर करने लगे। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग वो फॉरगेटिंग है जिसमें हम खुद मोटिवेटेड होते हैं अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस को या किसी निगेटिव मेमोरी को भूल जाने के लिए। कई बार होता है ना, हम अपने सैड एक्सपीरियंसेस याद नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो ये कॉजेज हैं फॉरगेटिंग के। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं फॉरगेटिंग की? तो जो हमारी फॉरगेटिंग है उसको इंटरप्रेट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज
को प्रपोज किया है, जिसमें से कुछ थ्योरीज आपके सामने लिखी हुई हैं। डिके थ्योरी, जिसे हम डिस्यूज थ्योरी भी कहते हैं, परसिवरेशन कंसोलिडेशन थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी, स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी। नाम आप सबके लिखिएगा, पर जो आपके सिलेबस में है उनको मैं स्पेसिफिकली पढ़ा रही हूँ। डिके थ्योरी यानी कि जिसे हम हाश सिद्धांत भी कहते हैं, फॉरगेटिंग की एक ऐसी क्लासिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जब किसी सीखे गए पाठ को, जब किसी लर्न लेसन को या अनुभूति का उपयोग समय बीतने के साथ नहीं होता, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति धीमे धीमे उसे भूल जाता है। और क्योंकि समय बीतने से उसके जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उनका क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। अधिकतर जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेंसरी मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से हुए विस्मरण का कारण यही बताया है कि डिके, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते। हमने आज तो पढ़ लिया, पर धीमे धीमे समय बीतता जाएगा, हम उसको रिवाइज नहीं करते, रिपीट नहीं करते, और धीमे धीमे वो जो मेमोरी ट्रेसेस हमारे सेंसरी मेमोरी में थे और शॉर्ट टर्म मेमोरी में थे, उसका क्या हुआ, डिके हो गया। पर ये डिके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे परमानेंटली ट्रेसेस बन जाते हैं। तो ये हमारी है डिके थ्योरी। इसमें कई बार ये भी बताया गया है डिके थ्योरी में कि जब किसी पूर्व अनुभूति या सीखे गए पाठ को जब हम बीच बीच में दोहरा लेते हैं, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेनली यही बात कही गई कि जब टाइम के साथ साथ हम सीखे गए पाठ को याद नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, तो उसके जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उनका डिके हो जाता है और सीखे गए पाठ को हम भूल जाते हैं। इस थ्योरी को हर्मन एबिंगहॉस ने 19th सेंचुरी में प्रपोज किया था। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी की। आपकी इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है? इंटरफेरेंस थ्योरी यानी कि बाधा सिद्धांत, बाधा या अवरोध सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो मेन रीजन है वो बताया गया था। पहले तो इसमें इंडिपेंडेंट एक हाइपोथेसिस दी गई थी कि इंडिपेंडेंट जो हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो हमारा ओरिजिनल लेसन होता है, जो हमारा मौलिक पाठ है, मौलिक पाठ तथा जो हमारा इंटरफेरेंस पार्ट होता है, उसके जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को इंटरफियर किए बिना हमारी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। एक तरफ हमारी क्या है, सबसे पहले मैगो ने क्या किया था, इसमें इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस दी थी। अब हम बात करें इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस क्या होती है, तो उन्होंने बताया था कि हमारे माइंड में जो ओरिजिनल लेसन होता है जिसको हमने याद किया है उसके मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, और जो हमने इंटरफेरेंस टास्क यानी कि जो ओरिजिनल लेसन जो हमने याद किया है उसको याद करने में जो इंटरफेरेंस कर सकता है, तो जो इंटरफेरेंस लेसन होता है उसके भी मेमोरी ट्रेसेस होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। पर दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन जब हम ओरिजिनल लेसन को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कई बार हम गलत रिकॉल कर देते हैं ना, गलत बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरफेरेंस लेसन होता है उसके भी मेमोरी ट्रेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम ओरिजिनल लेसन के मेमोरी ट्रेसेस को याद करते हैं तो जो इंटरफेरेंस लेसन होता है उसके भी मेमोरी ट्रेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और जो हमारे ओरिजिनल लेसन के रिकॉल में बाधा पहुंचाते हैं। इसे कहा गया है इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, ठीक है। इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस में क्या बताया कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसके मेमोरी ट्रेसेस हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और कुछ ट्रेसेस तो पहले से स्टोर हैं, इसलिए एक को कहा गया है ओरिजिनल लेसन के मेमोरी ट्रेसेस और दूसरे को कहा गया है इंटरफेरेंस टास्क या इंटरफेरेंस लेसन के जो मेमोरी ट्रेसेस हैं। दो तरह के मेमोरी ट्रेसेस हमारे ब्रेन में होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ओरिजिनल लेसन को याद करने की कोशिश करते हैं तो ओरिजिनल लेसन के मेमोरी ट्रेसेस के साथ साथ जो हमारा इंटरफेरेंस लेसन है उसके भी मेमोरी ट्रेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल मेमोरी ट्रेसेस को
रिकॉल होने में बाधा पहुंचाते हैं, यानी कि इंटरफेयर करते हैं। ये है हमारा इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस जो मैकगो ने दी थी। इसके बाद आती है हमारी बात, सेकंड है मेल्टन की टू फैक्टर थ्योरी की, कि मेल्टन की टू फैक्टर थ्योरी में क्या कहा गया। ठीक है, मेल्टन की टू फैक्टर थ्योरी में बताया गया था कि जो हमारा मतलब इन्होंने तो हमारा बता दिया, जो इंटरफेरेंस थ्योरी है उसमें तो उन्होंने ये बता दिया कि इंटरफेयरिंग टास्क होता है एक, है ना, उसकी वजह से हमारे में रिकॉलिंग में बाधा पहुंचती है। पर फिर एक और फैक्टर बताया गया कि ऐसा ये तो होता ही होता है, पर मेल्टन और इरविन ने एक और फैक्टर बताया, रिस्पॉन्स कंपटीशन फैक्टर और दूसरा अनलर्निंग का फैक्टर। कंपटीशन फैक्टर और अनलर्निंग फैक्टर में क्या होता है, जो कंपटीशन व्यक्ति क्या होता है, ओरिजिनल लेसन के कुछ अंशों को भूल जाता है। ठीक है, पर्सन जो होता है ओरिजिनल लेसन के कुछ अंशों को भूल जाता है। एक मिनट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, इंटरफेरेंस का मैंने अभी आपको बताया ये वाला कि इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस में जो इंटरफेयरिंग टास्क था वो ओरिजिनल टास्क को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा इंटरफेयरिंग टास्क है, इंटरफेयरिंग लेसन के जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और कंपटीशन करने लगते हैं। ठीक है, इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि फॉरगेटिंग डेवलप होती है और हम कुछ पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद होता है और थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें मैग्यू ने क्या किया कि इस फॉरगेटिंग का जो रीजन है वो कंपटीशन फैक्टर बताया। तो फिर बाद में आए मेल्टन और एर्विन। मेल्टन और एर्विन ने क्या किया, इसमें इस जो ये जो थ्योरी बताई गई कंपटीशन फैक्टर को लेके कि दोनों ही लेसन के जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो आपस में कंपटीशन करने लगे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों ही लेसन के जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो आपस में कंपटीशन करते हैं। इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, उन्होंने बताया कि ये तो होता ही होता है, लर्निंग फैक्टर की भूमिका तो होती ही होती है, पर एक और मेन फैक्टर होता है जिसे कहते हैं फैक्टर एक्स, जिसको अनलर्निंग फैक्टर भी कहा जाता है। इन्होंने इसे बताया कि जो अनलर्निंग फैक्टर है उससे तात्पर्य है कि पहले सीखे गए एसोसिएशन हैं, जो पहले हमने एसोसिएशन बिल्डअप किए थे, यानी कि जो ओरिजिनल लेसन के जो एसोसिएशन है जो दूसरे पार्ट के सीखने के दौरान अनअवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब हम याद करते हैं, जब हम ओरिजिनल लेसन को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल्टन के अनुसार जो फॉरगेटिंग होती है उसका रीजन है कंपटीशन फैक्टर और अनलर्निंग दोनों ही। इसी को मेल्टन का टू फैक्टर थ्योरी कहा गया है। तो मेल्टन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में कंपटीशन और अनलर्निंग दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है। अब इसके बाद आती है बात स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस की। इसी के बेस पे आपका प्रैक्टिकल भी है। स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस जो है अपने आप में दो चीजों को बताती है। इसमें पहले तो आप शुरुआत से बात करते हैं कि इंटरफेरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन और प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन ऐसा इनहिबिशन है या इंटरफेरेंस है जिसमें ओरिजिनल लेसन या किसी पार्ट को सीखने के बाद, किसी भी लेसन को सीखने के बाद किसी अन्य पार्ट को सीखने से रिकॉल में इंटरफेरेंस या इनहिबिशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन ऐसा इनहिबिशन है जिसमें ओरिजिनल लेसन को सीखने के बाद जब हम किसी अन्य पार्ट को सीखते हैं तो इससे क्या होता है, अन्य पार्ट को सीखने की वजह से इनहिबिशन डेवलप हो जाता है। इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो रिकॉल कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाएगी और वो ओरिजिनल लेसन को भूल जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि ओरिजिनल लेसन जो है या इंटरफेयरिंग टास्क में जब ओरिजिनल लेसन और इंटरफेयरिंग टास्क में काफी समानता होती है तो इससे इंटरफेयरिंग जो टास्क है और जो ओरिजिनल लेसन है उसके रिकॉल में कमी आती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब कमी आती है तो फलस्वरूप जो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन हमने बताया कि मात्रा भी कम हो जाएगी।
जब इंटरफेयरिंग टास्क और जो हमारा ओरिजिनल टास्क होगा, जब उनमें काफी समानता होगी तो क्या होगा, उसमें जो फॉरगेटिंग है उसमें कमी आएगी और फिर इंसान कम भूलेगा, चीजों को कम भूलता है। जैसे जैसे इन दोनों पाठों में समानता कम होती जाएगी, लेकिन अभी तो समानता थी तो हम कम भूल रहे थे, लेकिन जब सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, डिससिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, तो हम ज्यादा भूलेंगे। इसी को कहा गया है स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस। ठीक है, स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस में क्या बोला गया था कि जैसे रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या बताया गया, हमने किसी ओरिजिनल लेसन को याद किया और उस ओरिजिनल लेसन को पढ़ने के बाद, ठीक है, किसी ओरिजिनल लेसन को हमने याद किया और उसको सीखने के बाद हम किसी अन्य पाठ को सीखते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि इनहिबिशन डेवलप होता है। इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग की रिकॉल कैपेसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। और साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि जो ओरिजिनल लेसन होता है तथा जो इंटरफेयरिंग टास्क होता है, जब दोनों में ही ओरिजिनल टास्क में और इंटरफेयरिंग टास्क में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है तो वो कम भूलता है, लेकिन जब डिससिमिलैरिटी, जब से उसने दोनों ही डिफरेंट चीजें याद की तो वो ज्यादा भूलेगा। लेकिन जब एक जैसी चीजें याद करता है, 2 लेसन हमने आपको दिए, दोनों ही लेसन सिमिलर थे, तो आप कम भूलेंगे। और जब 2 लेसन हमने आपको दिए, दोनों ही लेसन का आपस में कोई भी मेल जोल था ही नहीं, तो आप ज्यादा भूलेंगे, है ना। तो इसी को कहा गया है स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन में तो ये हुआ कि हमने किसी लेसन को याद किया, हमने ओरिजिनल लेसन को याद किया, ओरिजिनल लेसन को सीखने के बाद हमने जब किसी और पार्ट को सीखा तो इससे क्या हुआ, इनहिबिशन डेवलप हुआ। अब हमारा प्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या हुआ, प्रोएक्टिव इनहिबिशन एक ऐसा इनहिबिशन होता है जिसमें ओरिजिनल लेसन से सीखे गए, ओरिजिनल लेसन सीखने से पहले सीखे गए पार्ट से उत्पन्न इनहिबिशन से है। ओरिजिनल लेसन जो हम सीख रहे हैं उसको सीखने से पहले जो हमने चीजें सीखी हैं वो उसको सीखने में बाधा पहुंचाए। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये आपका हो गया प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब देखिए रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या है, जब न्यूली हैपेंस व्हेन न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स ओल्ड मेमोरीज। ठीक है, न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है हमारी ओल्ड मेमोरी में, तो क्या हो जाएगा, ये रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। वही प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, जब प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन जो होती है, पहले वाली इंफॉर्मेशन जो होती है, बाद वाली जो हम अब नई मेमोरी सीख रहे हैं उनपे बाधा पहुंचाए, इंटरफेयर करे, तो ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, व्हेन न्यूअर मेमोरीज, जब नई मेमोरी इंटरफेयर करती है हमारी पुरानी मेमोरीज की रिट्राइवल में, दैट इज कॉल्ड द रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और वहीं जब प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जब पुरानी मेमोरीज इंटरफेरेंस कर रही हैं नई मेमोरी के रिट्राइवल में, दैट इज कॉल्ड द प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की, कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग हमारा क्या होता है। तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या मोटिवेशनल थ्योरी जो है, कई साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि जो विस्मरण है वो मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से भी होती है। जो फॉरगेटिंग है हमारी वो मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से भी होती है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो फ्रायड द्वारा किया गया था। फ्रायड ने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे और अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बेस पे इस थ्योरी को बताया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी में बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, या उसकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनसे व्यक्ति, उनमें से क्या होता है, अपनी सुखद मेमोरीज को या जो हैप्पी मेमोरीज हैं उनको हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, पर जो हमारी सैड मेमोरीज होती हैं या दुखद घटनाएं होती हैं उनको हम भूलना चाहते हैं, और इंसान उसको भूल भी जाता है क्योंकि उनको भूलने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि दुखद घटनाओं को भूलने में व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा और मोटिवेशन होता है, इसलिए हम जल्दी से क्या होता है, अपनी जो दुखद अनुभूतियां हैं उनको भूल जाते हैं।
क्योंकि ये जो दुखद अनुभूतियां हैं हमारे अंदर क्या डेवलप करती हैं, एंजाइटी उत्पन्न कर देती हैं। और फ्राइड के अनुसार व्यक्ति अपने ईगो को इस एंजाइटी से बचाना चाहता है और इसके फलस्वरूप वो क्या करता है, इन दुखद जो सैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको अनकॉन्शियसली रिप्रेस कर देता है अपने दिमाग से। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमें याद रहती हैं, लेकिन हमको बहुत याद करना पड़ता है क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं करते। सबकी लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, बहुत ऐसे सैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते। तो धीमे धीमे हम क्या करते हैं, उनको बात करना बंद कर देते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, सबके सामने रिजिड हो जाते हैं। तो धीमे धीमे क्या करते हैं, हम उनको रिप्रेस कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। इसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी कि ऐसी फॉरगेटिंग जिसको हम मोटिवेटेड होते हैं फॉर भूलने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव मेमोरी। अब हम अपनी मेमोरी को कैसे उन्नत बना सकते हैं। तो अपनी मेमोरी को उन्नत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओवर लर्निंग कर सकते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं किसी चीज को याद करने में, उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे चंकिंग का यूज कर लिया, मिनीमोनिक्स का यूज कर लिया, रिदम बना के पढ़ लिया। ठीक है, और कई बार रिपीटिशन मेथड को यूज कर लिया, और अपने जो नोट्स हमने बनाए उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, जो भी टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई किया, एसोसिएट करने की कोशिश की, एसोसिएशन के थ्रू याद करने की कोशिश की। अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, अपने माइंड को शार्प रखना चाहिए और रिटेंशन करते रहना चाहिए। रेगुलर स्टडीज करनी चाहिए, यानी कि आज पढ़ा और 4 दिन तक नहीं पढ़ा, इससे क्या होगा, डिके हो जाएगा मेमोरी ट्रेसेस का। और अपने अटेंशन को फोकस रखना चाहिए। एक साथ 4 चीजें लेके बैठोगे तो कभी भी फोकस नहीं हो पाओगे और चीजें भूल जाओगे। PQRST मेथड का यूज करना चाहिए, यानी कि प्रीव्यू, पहले देखो, पूर्व दर्शन करो, क्वेश्चन, प्रश्न पूछो, रीड, पढ़ो, फिर सेल्फ रेसिटेशन यानी कि आत्म प्रपठन करो, फिर खुद की जांच करो, टेस्ट करो। ठीक है, PQRST मेथड का भी यूज करना चाहिए। इन स्ट्रेटजीज को अगर दोहराओगे तो अच्छे से अपनी मेमोरी को शार्प कर पाओगे। तो ये था मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। इस पे आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को बनाने के बाद जहां पे कोई दिक्कत आए वहां से फिर से पूछिए। रिट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव इनहिबिशन को फिर से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस पे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। जहां पे कोई चीज दिक्कत करे आप मुझे बेशक पूछ सकते हो क्लास में। थैंक यू सो मच।